नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास होने जा रहा है, क्योंकि आज के वीडियो में हम भारतीय भूगोल का एक दूसरा टॉपिक चर्चा करेंगे जो कि दक्षिण भारत की नदियों का रहेगा। क्योंकि यह टॉपिक आपके आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे आपको बहुत सारे ऐसे नदियों और झीलों और झरनों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके जो कि आपके परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दक्षिण भारत की नदियाँ, तो दक्षिण भारत की नदियों को देख लेते हैं। देख सकते हैं इस मैप में दक्षिण भारत की नदियों को। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में बहती है, उसी की सहायक नदी है दामोदर नदी। उसके बाद है झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी बहती है, यहीं पर हुंडरू जलप्रपात है। हुंडरू जलप्रपात है, याद रखिएगा। हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर। उसके बाद वैतरणी नदी है। उसके बाद देख लेते हैं ब्राह्मणी नदी है, उड़ीसा में बहती है। उसके बाद हम महानदी देख लेते हैं, ये भी उड़ीसा में अपना मुहाना बनाती है। उसके बाद गोदावरी नदी है। तो याद रखिएगा, इनको उत्तर से दक्षिण का क्रम भी याद रखिएगा कि किस क्रम में यह है। स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, उसके बाद महानदी, फिर गोदावरी, उसके बाद कृष्णा नदी है, और फिर पेन्नार नदी है, उसके बाद कावेरी नदी है, फिर वैगई नदी है, और अंत में है ताम्रपर्णी नदी। तो ये सारी नदियाँ जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर बंगाल की खाड़ी में अपना मुहावना बनाती हैं, ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली हैं दक्षिण भारत की नदियाँ। चलिए आगे देख लेते हैं, सारी नदियों को विस्तार से देख लेते हैं। पहली नदी है महानदी। तो महानदी 851 किलोमीटर लंबी है। इसका उद्गम होता है छत्तीसगढ़ सिहावा से। छत्तीसगढ़ से अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल होता है। उसके बाद उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। इसकी सहायक नदियों की बात कर ली जाए तो ब्राह्मणी और वैतरणी महानदी की सहायक नदियां हैं। तो ब्राह्मणी और वैतरणी इसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद देख लेते हैं गोदावरी नदी। 1465 किलोमीटर लंबी है गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी इसे कहते हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। उद्गम स्थल इसका त्र्यंबकेश्वर नासिक है, महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा, उद्गम स्थल हमेशा पूछा जाता है। त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र है। अपवाद क्षेत्र इसका है सहायक नदियों को लेकर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये 5 राज्यों में इसका अपवाद क्षेत्र है। उसके बाद हम सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं। तो गोदावरी की सहायक नदियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रवरा है, पूर्णा है, मंजरा है, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता। तो प्राणहिता किसे कहते हैं? वेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा को मिलाकर, तीनों को मिलाकर प्राणहिता कहते हैं। इंद्रावती है, यह छत्तीसगढ़ में बहती है, मनेर और सबरी। उसके बाद देख लेते हैं गोदावरी नदी पर पोलावरम और कालेश्वरम परियोजनाएं हैं। गोदावरी नदी पर पोलावरम और कालेश्वरम परियोजनाएं। उसके बाद कौन कौन से शहर इसके तट पर बसे हैं? तो नासिक है, औरंगाबाद है, नागपुर है और राजमुंद्री इसके तट पर बसे हुए शहर हैं। याद रखिएगा, नासिक, औरंगाबाद, नागपुर और राजमुंद्री इसके तट पर बसे हुए शहर हैं। उसके बाद देख लेते हैं कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी 1401 किलोमीटर लंबी है। उसके बाद देख लेते हैं इसका उद्गम स्थल है महाबलेश्वरम, महाराष्ट्र। महाबलेश्वरम महाराष्ट्र इसका उद्गम स्थल है। राज्य कौन है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो ये कौन से राज्यों से होकर बहती है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। उसके बाद सहायक नदियों देख लेते हैं जो कि कृष्णा की सहायक नदी हैं। तो भीमा है, तुंगभद्रा है, मूसी है, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, यह इसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद देखते हैं कावेरी नदी।
तो कावेरी नदी की लंबाई है टोटल 8,800 किलोमीटर, याद रखिएगा 800 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। उसके बाद देख लेते हैं दक्षिण भारत की इसे गंगा के नाम से जानते हैं। इसका उद्गम है ब्रह्मगिरी कर्नाटक में। तो इसका उद्गम कहाँ है? ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो हेमावती, सिमसा, अर्कावती, काबिनी, भवानी, नोयल, अमरावती। तो कावेरी की कौन कौन सहायक नदियाँ हैं? तो इसकी है हेमावती, सिमसा, अर्कावती, काबिनी, भवानी, नोयल और अमरावती। उसके बाद हम देख लेते हैं पेन्नार। तो पेन्नार नदी 597 किलोमीटर लंबी है। उद्गम स्थल इसका कहाँ पर है? तो नंदीदुर्ग पहाड़ी में है, कर्नाटक में स्थित है जो। तो इसका उद्गम स्थल नंदीदुर्ग पहाड़ी है। उसके बाद सहायक पापासनी, चित्रावली। तो इसकी सहायक जो नदियाँ हैं पापासनी और चित्रावती इसकी सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं वैगई नदी 288 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल है वर्सानत पहाड़ी, मदुरई, तमिलनाडु में। तो यह तमिलनाडु में बहती है वैगई नदी। उसके बाद हम देख लेते हैं प्रमुख झीलें जो कि भारत की हैं। भारत की सबसे बड़ी झील और सबसे बड़ी लैगून झील या सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछे तो कौन सी है? चिल्का झील उड़ीसा की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पीसीएस 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो उड़ीसा है। ऑप्शन इसका उड़ीसा चिल्का झील। कितने किलोमीटर यह लंबी चौड़ी है? तो 20 किलोमीटर ये चौड़ी है और 60 किलोमीटर लंबी है। तो 20 किलोमीटर चौड़ी है और 60 किलोमीटर लंबी है। उसके बाद देख लेते हैं भारत की किस झील का पानी सबसे खारा है? तो सांभर झील राजस्थान की है। तो सबसे अधिक खारे पानी की झील यदि कोई पूछे तो वो सांभर झील है राजस्थान की। खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील भी इसे कहते हैं। सांभर झील को खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील। उसके बाद देख लेते हैं मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुलर झील है जम्मू कश्मीर में। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद है सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर है, सोनभद्र रिहंद में है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में यह स्थित है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर। उसके बाद देख लेते हैं सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो चोलामू झील। तो चोलामू झील सबसे ऊंची झील है जो कि सिक्किम में स्थित है, चोलामू झील। उसके बाद लैगून झीलें कौन कौन है? तो पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में। लैगून झीलें कौन है? तो पहली है पुलिकट, उसके बाद अष्टमुड़ी है केरल में, उसके बाद कोलेरू है आंध्र प्रदेश में, उसके बाद वेम्बनाड है केरल में। तो ये 4 ऐसी झीलें हैं जो कि लैगून झीलें हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्रमुख राज्यों की जो झीलें हैं। अभी तक तो ये झीलें काफ़ी इम्पोर्टेंट थी जो। उसके बाद हम प्रमुख राज्यों के बारे में देख लेते हैं। पहला है लद्दाख। तो लद्दाख की प्रमुख झीलें हैं पेंगोंग त्सो, त्सो मुरारी, त्सोकार। तो पेंगोंग त्सो, त्सो मुरारी और त्सोकार। उसके बाद जम्मू कश्मीर की झीलें हैं शेषनाग, अनंतनाग, वेरीनाग, नागिन, अंचार, डल, बुलर, मानसबल और जानसर। यह सभी जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। जैसे शेषनाग, अनंतनाग, वेरीनाग, नागिन, अंचार, डल, बुलर, मानसबल और जानसर, ये जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। उसके बाद हम हिमाचल प्रदेश की झीलें देख लेते हैं। तो सूरजताल, चंद्रताल, याद रखिएगा सूरजताल और चंद्रताल ये कहाँ की हैं? हिमाचल प्रदेश की। गोविंद सागर, खज्जियार हिमाचल प्रदेश, रेणुका हिमाचल प्रदेश, नाको हिमाचल प्रदेश, चमेरा हिमाचल प्रदेश, महाराणा प्रताप सागर हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद हम उत्तराखंड की प्रमुख झीलों के बारे में देख लेते हैं। तो पहला है नैनीताल, दूसरा है सातताल, तीसरा है नवबुढ़िया ताल, भीमताल, राकसताल, देवताल और रूपकुंड। ये सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं।
उसके बाद हम राजस्थान की प्रमुख झीलों के बारे में देख लेते हैं। सांभर झील मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पिछौला झील, राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर, डिडवाना झील, लुनकसर, नक्की, ढेबर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये चंबल नदी पर झीलें बनी हैं, याद रखिएगा। तो ये सभी राजस्थान की मोस्ट इम्पॉर्टेंट झीलें हैं जो आपके परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। उसके बाद देख लेते हैं गुजरात की। तो गुजरात की पहली झील है थोल, दूसरी है कांकरिया, तीसरी है नल सरोवर और चौथी है नारायण सरोवर। उसके बाद लखोटा झील है और गोपी तालाब है। तो गोपी तालाब से कृष्ण भगवान का याद रखिएगा, द्वारिकापुरी, वहाँ से इसकी आप ट्रिक लगा सकते हो कि द्वारिकापुरी से गोपी तालाब, इसमें गेस लगाया जा सकता है। उसी प्रकार नल सरोवर, नारायण सरोवर, ये 2 सरोवर वाली झीलें हैं जो गुजरात में स्थित हैं। आइए बढ़ते हैं अगली झील की ओर। उसके बाद है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की लोनार झील, पोवई और गोरेवाड़ा झील एक महाराष्ट्र की है। लोनार झील यह क्रेटर झील है, याद रखिएगा, क्रेटर झील है भारत की। क्रेटर झील का तात्पर्य होता है पृथ्वी पर कोई उल्कापिंड यदि गिरे और वहाँ पर गड्ढा बन जाए तो यहाँ पर जो पानी भरा होता है इसे लोनार झील या क्रेटर झील कहते हैं। लोनार झील तो नाम है, क्रेटर झील कहते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश की प्रमुख झीलें देख लेते हैं। तो भोजताल, सांख्य सागर, यशवंत सागर, राधा सागर, बेनी सागर, इंदिरा सागर और गांधी सागर। इंदिरा सागर नर्मदा नदी पर बनी हुई झील है, तो वहीं चंबल नदी पर गांधी सागर बनी हुई झील है। चलिए अगला देख लेते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का दलपत सागर झील है। उसके बाद हरियाणा देख लेते हैं। बड़खल झील, सुल्तानपुर झील, सूरजकुंड झील, धौज, मयूर, कर्ण झील, हथनी कुंड, टिक्कर, कोटला झील आदि। तो यह हरियाणा की प्रमुख झीलें हैं। बड़खल झील, सुल्तानपुर झील, रूपकुंड, सूरजकुंड, रूपकुंड है सूरजकुंड, ये कहाँ का है? हरियाणा का। उसके बाद धौज, मयूर, कर्ण झील, हथनी कुंड, टिक्कर, कोटला झील, ये सभी हरियाणा की हैं। उसके बाद देख लेते हैं पंजाब के। तो पंजाब की प्रमुख झीलें कौन कौन है? तो पहला है रोपड़, दूसरा है हरिके बैराज, तीसरा है कांजली और फिर है सुखना झील। सुखना झील काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, यह चर्चा में भी रही है। उसके बाद है रंजीत सागर, यह पंजाब के हैं। तो रंजीत सागर झील पंजाब की है। उसके बाद हम कर्नाटक देख लेते हैं। तो कर्नाटक में पंपा सरोवर, याद रखिएगा सरोवर एक बार गुजरात में था और एक बार सरोवर यहाँ पर आ रहा है। तो पंपा सरोवर ये कर्नाटक में है। उसके बाद बेलंदूर, तो बेलंदूर कहाँ पर है? ये कर्नाटक में। उसके बाद अगस्त, अयन्ना केरे और हिरेको लेले। उसके बाद हेब्बल, ये सभी झीलें कहाँ पर हैं? कर्नाटक में हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश में पुलिकट और कोलेरू झील है। तो आंध्र प्रदेश में पुलिकट और कोलेरू झील है। उसके बाद हम देख लेते हैं तेलंगाना। तो उस्मान सागर, हुसैन सागर, निजाम सागर, पाखल, समीरपंथ और हिमायत सागर, रमप्पा झील। तो यह सभी झीलें तेलंगाना में हैं। कौन कौन? एक बार और देख लेते हैं। उस्मान सागर, हुसैन सागर, निजाम सागर, पाखल, समीरपंथ, हिमायत सागर, रामप्पा झील। तो चलिए देख लेते हैं अब तमिलनाडु की प्रमुख झीलें। तमिलनाडु की प्रमुख झीलों में पुलिकट, कालीवेली, चेम्बरबक्कम, कोडाई कनाल कृत्रिम झील है, याद रखिएगा, पूछा जाता है ये भी। कोडाई कनाल कृत्रिम झील है, यानी कि मनुष्यों द्वारा बनाई गई झील है। उसके बाद वीरनम झील, स्टेनले झील, स्टेनले जलाशय, ये मेट्टूर और कावेरी नदी पर है, याद रखिएगा। स्टेनले जलाशय जो है कौन सी नदी पर है? तो मेट्टूर या कावेरी नदी पर, मेट्टूर में कावेरी नदी पर है। उसके बाद केरल में देख लेते हैं। तो पेरियार झील है और वेम्बनाड है झील, पुनमदा झील है, सस्तम कोट्टा झील है, वेल्लयानी झील है और अक्कुवलम झील है। तो याद रखिएगा अक्कुलम झील। अक्कुलम झील कहाँ पर है? तो केरल में है। तो याद रखिएगा ये सभी झीलों को।
उसके बाद हम उड़ीसा देख लेते हैं। उड़ीसा की भी झीलें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली तो चिल्का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दूसरी है अनसुपा, तो ये भी पूछी जा सकती है अनसुपा। उसके बाद देख लेते हैं पश्चिम बंगाल की प्रमुख झीलें रविंद्र सरोवर और मिरिक, तो रविंद्र सरोवर और मिरिक यह पश्चिम बंगाल की झीलें हैं। उसके बाद सिक्किम देख लेते हैं, चोलामू, गुरुडोंगमार, त्सोंगमो और लंपोखारी, यह सिक्किम के प्रमुख झीलें हैं। त्सोंग, गुरुडोंगमार, लंपोखारी, चोलामू, तो चोलामू कहाँ की है? सिक्किम की झील। उसके बाद देख लेते हैं त्रिपुरा की प्रमुख झीलें रुद्र सागर और चंद सागर, तो रुद्र सागर और चंद सागर कहाँ की झीलें हैं? त्रिपुरा की झीलें, याद रखिएगा त्रिपुरा की झीलें रुद्र सागर और चंद्र सागर। उसके बाद मिजोरम की झील है पाला झील, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पाला झील कहाँ की है? मिजोरम की झील। उसके बाद हम देख लेते हैं उमियम, मेघालय की झील है उमियम झील मेघालय की, और मेघालय की ही नदी एक है उमंगोट, जो कि भारत की सबसे स्वच्छ पानी की नदी है उमंगोट। उसके बाद देख लेते हैं मणिपुर, लोकटक झील है मणिपुर की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद असम की झील है चपनाला, दीपोर बिल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हाफलोंग ये भी इम्पॉर्टेंट है, चंडोबी और सोनबिल, तो दीपोर बिल, सोनबिल, हाफलोंग और चपनाला ये असम की प्रमुख इम्पॉर्टेंट झीलें हैं। उसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश की देख लेते हैं, गंगा झील, नगुला, माधुरी, लेक ऑफ नो रिटर्न, तो लेक ऑफ नो रिटर्न ये अरुणाचल प्रदेश की झील है, तो गंगा झील है यहाँ की इम्पॉर्टेंट है, और माधुरी और लेक ऑफ नो रिटर्न यहाँ की झीलें इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए प्रमुख जलप्रपातों को देख लेते हैं जो कि विभिन्न नदियों पर बने हुए हैं। पहला जलप्रपात है जोग गरसुप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, ये शरावती नदी पर कर्नाटक में बना हुआ है, याद रखिएगा शरावती नदी पर कर्नाटक पर। उसके बाद शिव समुद्रम, कावेरी नदी कर्नाटक पर बना हुआ है शिव समुद्रम। उसके बाद गोकाक, ये गोकाक नदी कर्नाटक में स्थित है, ये घाट प्रवाह की सहायक नदी है, तो गोकाक यह जलप्रपात कहाँ पर बना हुआ है? गोकाक नदी कर्नाटक पर बना हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं येना नदी, येना नदी नर्मदा महाबलेश्वरम में बनी हुई है, तो महाबलेश्वरम से निकलती है नर्मदा नदी, वहाँ पर येना जलप्रपात है, येना याद रखिएगा येना। उसके बाद पायकारा जलप्रपात, पायकारा नीलगिरी तमिलनाडु पर स्थित है, तो नीलगिरी तमिलनाडु में स्थित है पायकारा जलप्रपात। उसके बाद धुआंधार जलप्रपात, जिसे कपिल धारा जलप्रपात भी कहते हैं, नर्मदा नदी में जबलपुर में स्थित है, तो एमपी जबलपुर में नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। उसके बाद चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, राजस्थान में पड़ेगा यह चूलिया जलप्रपात राजस्थान में। उसके बाद हम देखेंगे पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर राजस्थान में स्थित है। उसके बाद हम मधार जलप्रपात देखेंगे, तो चंबल नदी पर है एमपी में। फिर चित्रकूट जलप्रपात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में है, इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं, तो याद रखिएगा भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं किसे? चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती नदी पे। उसके बाद दूध सागर है मांडवी गोवा में। उसके बाद हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में। उसके बाद बरेही बेरीपनी या खड़ाधार उड़ीसा में है। उसके बाद लिंग सियांग बिशप मेघालय में है। उसके बाद हम सोचीपारा, तो सोचीपारा जलप्रपात केरल में है। और बरकाना झील कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है, तो बरकाना झील कर्नाटक में है। उसके बाद हम देख लेते हैं घाटियाँ। लद्दाख को मूर्खा घाटी कहते हैं, और नुब्रा लद्दाख में कौन कौन घाटियाँ ये देख लेते हैं। तो मूर्खा घाटी है, नुब्रा घाटी है, सुरु घाटी है, ये तीन ऐसी घाटियाँ हैं जो लद्दाख में स्थित है, मूर्खा, नुब्रा और सुरु। उसके बाद देख लेते हैं जम्मू कश्मीर की प्रमुख घाटियाँ। तो जम्मू कश्मीर की प्रमुख घाटियों में कश्मीर घाटी और बेताब घाटी, तो कश्मीर घाटी और बेताब घाटी जम्मू कश्मीर की प्रमुख घाटियाँ हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख घाटियों के बारे में। पार्वती घाटी, किन्नौर घाटी, पांगी घाटी,
कुल्लू घाटी, सांगला घाटी, कांगड़ा घाटी। तो याद रखिएगा कुल्लू घाटी धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में स्थित है। कुल्लू घाटी कौन कौन श्रेणियों के बीच स्थित है? तो धौलाधार और पीर पंजाल। उसके बाद सांगला घाटी बसपा घाटी के नाम से भी यह जानी जाती है और कांगड़ा घाटी में धर्मशाला स्थित है। याद रखिएगा जो कांगड़ा घाटी है हिमाचल प्रदेश की, वहाँ पर धर्मशाला स्थित है। उसके बाद हम चंबा घाटी देख लेते हैं। यह डलहौजी खजियार यहीं पर स्थित है, तो डलहौजी पर स्थित है, तो डलहौजी नदी का नाम है वहाँ पर, वहीं पर ये चंबा घाटी स्थित है। डलहौजी वहाँ पर जगह का नाम है, सॉरी जगह का नाम है। वहाँ पर कौन सी घाटी है? चंबा घाटी। उसके बाद चंद्रभागा नदी, तो चंद्रभागा नदी ये लाहुल नदी यहाँ से निकलती है, लाहुल घाटी में चंद्रभागा नदी निकलती है, याद रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं मालना घाटी, तो मालना घाटी छोटा यूनान के नाम से फेमस है। उसके बाद देख लेते हैं स्पीति घाटी में ताबो मठ है, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी में ताबो मठ है जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं। उसके बाद हम उत्तराखंड की घाटियों के बारे में देख लेते हैं। तो सोर घाटी उत्तराखंड में, नेलांग घाटी गंगोत्री नेशनल पार्क है, नेलांग घाटी उत्तराखंड। दून घाटी उत्तराखंड, शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में दून घाटियाँ पाई जाती हैं। जुहार घाटी या मिलाम घाटी, फूलों की घाटी, धर्मा घाटी, ये सभी घाटियाँ उत्तराखंड में पाई जाती हैं और विभिन्न पर्यटनों के लिए फेमस हैं। सिक्किम को जो सिक्किम की फेमस घाटी है वो युथांग घाटी, जिसे रोडोडेंड्रॉन झाड़ियाँ हैं यहाँ पर, तो युथांग घाटी याद रखिएगा सिक्किम की। नागालैंड की जुगु घाटी है और पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग की नेओरा घाटी, तो पश्चिम बंगाल की नेओरा घाटी। आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी विशाखापत्तनम में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी है। तमिलनाडु की कंबम घाटी है। केरल की साइलेंट वैली है, तो केरल की साइलेंट वैली, तमिलनाडु की कंबम घाटी। उसके बाद मिट्टी, आइए हम देख लेते हैं जो भारतीय राज्यों में मिट्टियाँ पाई जाती हैं उनके कणों के व्यास के आकार पर उनका विभाजन देख लेते हैं। तो मिट्टी के कण 6 प्रकार के। पहला चिकनी मिट्टी, इसके कणों का आकार 0.002 mm से कम होता है। उसके बाद गाद होती है चिकनी मिट्टी के बाद, गाद का आकार 0.002 से 0.20 mm तक होता है, मिलीमीटर तक। उसके बाद बारीक बालू का आकार कितना होता है? तो 0.02 से 0.2 mm तक होता है। उसके बाद मोटी बालू का 0.2 से 2 mm तक होता है, मोटी बालू का। उसके बाद बारीक बजरी का 2 से mm होता है, 5 mm, तो 2 से 5 mm बजरी बालू का होता है, बारीक बालू, बारीक बजरी का। उसके बाद बजरी का कितना होता है? 5 mm से अधिक होता है बजरी का। उसके बाद हम देख लेते हैं जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी में क्या प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? वो तो पोटास और चूना जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक पाया जाता है और भारत के 44% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो यानी कि भारत का सबसे अधिक हिस्सा जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ सबसे अधिक नदियाँ पाई जाती हैं जो कि काफ़ी बड़े क्षेत्र में अपना मुहाना बनाती हुई मैदानी इलाके को कवर करती हैं। इस कारण से यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। इसमें अभाव क्या होता है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म का इसमें अभाव होता है। उसके बाद हम लाल मिट्टी देख लेते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में लोहा होता है, अभाव होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवाश्म का। यह भारत में 18.6% भाग पर पाई जाती है और मूंगफली, रागी और तंबाकू के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। लाल मिट्टी किसके लिए? मूंगफली, रागी और तंबाकू के लिए। उसके बाद हम देख लेते हैं काली मिट्टी। तो काली मिट्टी 16.6% भारत में पाई जाती है। इसमें प्रचुर मात्रा में पोटास, चूना, मैग्नीशियम, पोटेशियम पाया जाता है। उसके बाद इसमें अभाव क्या होता है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवाश्म।
तो लगभग जितनी मिट्टियाँ हैं उनमें नाइट्रोजन फास्फोरस जीवाश्म का अभाव ही होता है, इसीलिए उनमें यूरिया और डीएपी डालने की अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है। उसके बाद हम लैटेराइट मिट्टी, तो लैटेराइट मिट्टी में प्रचुर मात्रा में लोहा और एल्युमिनियम होता है। इनमें अभाव होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास चूना का। और ये इसमें कौन कौन सी फसलें अधिक होती हैं लैटेराइट मिट्टी में, तो चाय, कॉफ़ी, रबड़। उसके बाद मरुस्थलीय मिट्टी, प्रचुर मात्रा में लवण और फास्फोरस। उसके बाद अभाव क्या क्या होता है, जीवाश्म और नाइट्रोजन। बाजरा, जौ और ज्वार। मरुस्थलीय मिट्टी में क्या क्या सबसे अधिक मात्रा में पैदा होता है, तो बाजरा, जौ और ज्वार अधिक मात्रा में पैदा होता है। उसके बाद पर्वतीय मिट्टी देख लेते हैं। तो पर्वतीय मिट्टी या मृदा में कौन कौन सी फसलें होती हैं, सेब और नाशपाती होता है पर्वतीय मिट्टी में। और प्रचुर मात्रा में क्या होता है, तो जीवाश्म होते हैं। तो जीवांश जो होते हैं, जीवाश्म, वो प्रचुर मात्रा में कहाँ पर होते हैं, पर्वतीय मृदा में। और कमी किसकी होती है, पोटास की, फास्फोरस की और चूना की इसमें कमी होती है। उसके बाद देख लेते हैं, जब नदियाँ हिमालय से नीचे आती हैं, जैसे कि ये हिमालय है, यहाँ से जब नीचे आती हैं तो वो कौन कौन से रास्तों से होकर गुजरती हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले जब भारत की नदियाँ आती हैं तो भाबर क्षेत्र होता है, जहाँ पर बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं, उसे भाबर कहते हैं। यहाँ पर नदियाँ विलीन हो जाती हैं, जैसे ही इनमें के बीच आती हैं तो पत्थर ऊपर रहते हैं बड़े बड़े, और नदियों का पानी नीचे से बहता हुआ चला जाता है, जैसे इसमें बना हुआ है यहाँ पर। तो इस प्रकार से नदी का पानी ऊपर से नीचे से बह जाता है और ऊपर हमें दिखाई नहीं देती। तो इसे क्या कहते हैं, भाबर क्षेत्र। नदियाँ विलीन हो जाती हैं यानी कि गायब कंकड़ पत्थर में। उसके बाद आता है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र एकदम मैदानी क्षेत्र जैसा लगता है। यहाँ पर वह नदियाँ दिखने लगती हैं। यहाँ छोटे छोटे एकदम महीन महीन कण होते हैं बालू के, जहाँ पर नदियाँ हमें दिखती हैं ऊपर से बहते हुए। उसके बाद बांगर क्षेत्र, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर क्षेत्र, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। उसके बाद नदियाँ नई जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती हैं जो कि अत्यधिक उपजाऊ होती है। तो खादर सबसे नई जलोढ़ मिट्टी है जो कि सबसे अधिक उपजाऊ होती है, और बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जो कि ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती। उसके बाद हम देख लेते हैं प्रमुख परियोजनाएं, जो कि प्रमुख नदियों पर परियोजनाएं बनाई गई हैं। पहली परियोजना है सरदार सरोवर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गुजरात में नर्मदा नदी पर बनी हुई है। काकरापारा परियोजना गुजरात में तापी नदी पर है, काकरापारा याद रखिएगा, काकरापारा गुजरात में तापी नदी पर। उसके बाद पनाम परियोजना गुजरात में पनाम नदी पर। उसके बाद करजन परियोजना, ये भी गुजरात में करजन नदी पर। उकाई परियोजना तापी नदी पर गुजरात में है। उसके बाद कल्पसर परियोजना गुजरात में खंभात की खाड़ी पर बनी हुई है। उसके बाद रटले परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनी हुई है। उसके बाद सलाल, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर सलाल परियोजना है। उसके बाद हम देख लेते हैं दुलहस्ती परियोजना, ये जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनी हुई है दुलहस्ती परियोजना। बगलिहार परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनी हुई है। फिर उरी परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर बनी हुई है। उसके बाद हम तुलबुल परियोजना देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर में है झेलम नदी पर। उसके बाद हम चेरुयानी परियोजना केरल में पेरियार नदी पर है। उसके बाद भरतपुझा केरल में है, ये भी भरतपुझा नदी पर स्थित है। उसके बाद सबरीगिरी केरल में पंबा नदी पर स्थित है। उसके बाद इडुक्की केरल में पेरियार नदी पर स्थित है, याद रखेगा इडुक्की कहाँ पर है, केरल में पेरियार नदी पर। फिर पैरम्बईकुलम केरल और तमिलनाडु में पैराम्बिकुलम जगह पर स्थित है। उसके बाद कुंडा परियोजना तमिलनाडु में स्थित है, कुंडा परियोजना। मेट्टूर बांध या मेट्टूर परियोजना तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है, तमिलनाडु में मेट्टूर। उसके बाद पायकारा परियोजना तमिलनाडु में कुंडा नदी पर स्थित है, पायकारा परियोजना तमिलनाडु में कुंडा नदी पर। उसके बाद गिरना परियोजना महाराष्ट्र में गिरना नदी पर स्थित है। उसके बाद देख लेते हैं
पूर्णा परियोजना महाराष्ट्र में पूर्णा नदी पर स्थित है। उसके बाद कोयना परियोजना महाराष्ट्र में कोयना नदी पर स्थित है। उसके बाद भीमा प्रथम और सेकंड महाराष्ट्र पावना नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, भीमा प्रथम और द्वितीय महाराष्ट्र में पावना नदी पर स्थित है। उसके बाद हम देख लेते हैं जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी महाराष्ट्र में स्थित है और कुंकाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद पोंग परियोजना हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, पोंग परियोजना हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर स्थित है। उसके बाद कोल डैम परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर स्थित है। उसके बाद हम देख रहे हैं नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर स्थित है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की एक परियोजना सुइल परियोजना, तो सुइल नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में स्थित है, अलमाटी बांध। उसके बाद मालप्रभा घाटप्रभा कर्नाटक पर स्थित बांध है। भद्रा, ये भी परियोजना कर्नाटक में भद्रा नदी पर स्थित है। कालिंदी कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद फरक्का बांध पश्चिम बंगाल हुगली में स्थित है, फरक्का बांध। उसके बाद मयूराक्षी पश्चिम बंगाल झारखंड, मयूराक्षी के लिए फेमस है, पश्चिम बंगाल झारखंड। उसके बाद कंसावती पश्चिम बंगाल में परियोजना स्थित है। उसके बाद दामोदर परियोजना पश्चिम बंगाल में स्थित है, दामोदर परियोजना। उसके बाद हम देख लेते हैं दुर्गापुर परियोजना, यह पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी पर स्थित है। उसके बाद हम देख लेते हैं झारखंड की परियोजनाएं जो कि बराका नदी पर स्थित है, तिलैया, मैथान और बेल पहाड़ी और पंचेत हिल। तो पंचेत हिल तो दामोदर नदी पर स्थित है, लेकिन जो बराका नदी पर स्थित है वह तिलैया, मैथान और बेल पहाड़ी। उसके बाद देख लेते हैं नागार्जुन, तो नागार्जुन है आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ये कृष्णा नदी पर स्थित परियोजना है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना। उसके बाद पोचमपाद आंध्र प्रदेश तेलंगाना और गोदावरी। उसके बाद मचकुंड परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थित है, उड़ीसा में भी मचकुंड है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों राज्यों में स्थित है, मचकुंड नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। उसके बाद हम पंपा परियोजना आंध्र प्रदेश में पंपा नदी पर स्थित है, पंपा परियोजना। उसके बाद देख लेते हैं श्रीशैलम परियोजना, तो श्रीशैलम परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। रामागुंडम परियोजना तेलंगाना में गोदावरी नदी पर स्थित है, रामागुंडम परियोजना। उसके बाद रंजीत सागर भीन नदी पर स्थित है, जो कि पंजाब में स्थित है, रावी नदी पर, याद रखिएगा। रंजीत सागर थेन नदी, रावी नदी पर स्थित है रंजीत सागर। उसके बाद देख लेते हैं भाखड़ा परियोजना, तो भाखड़ा नागल बांध जो है वो पंजाब और राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, सतलुज आदि नदियों पर ये बना हुआ है, याद रखिएगा। ये इतने राज्यों को लाभान्वित करता है, ये याद रख सकते हैं कि भाखड़ा नागल बांध है जो वो मुख्यतः तो पंजाब में स्थित है, लेकिन पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों को लाभान्वित करता है और सतलज नदी पर स्थित बांध है, याद रखिएगा। उसके बाद हसदो बांगो परियोजना छत्तीसगढ़ में स्थित है, हसदो नदी पर। उसके बाद तिपाई मुख मणिपुर में स्थित है, बराक नदी पर। उसके बाद कलपोंग अंडमान पर स्थित है, कलपोंग नदी पर। उसके बाद हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख परियोजनाएं और जिले। तो पहला है गोविंद वल्लभ पंत सागर सोनभद्र में रिहंद नदी पर। उसके बाद ओबरा बांध सोनभद्र में ओबरा बांध, इसी बांध को कन्हार बांध के नाम से भी जानते हैं, सोनभद्र में कन्हार नदी पर स्थित है। उसके बाद राजघाट बांध ललितपुर में स्थित है, राजघाट बांध ललितपुर में स्थित है और ओबरा बांध सोनभद्र में स्थित है। उसके बाद हम देख लेते हैं माता टीला बांध झांसी में स्थित है, बेतवा नदी पर स्थित है। परीक्षा बांध झांसी में स्थित है, बेतवा नदी में स्थित है। सुकमा डुकमा बांध झांसी में स्थित है। गोविंद सागर बांध ललितपुर में शहजाद नदी में स्थित है। उसके बाद
सजनाम बांध, ललितपुर में सजनाम नदी पर स्थित है। उसके बाद रोहिणी बांध, ललितपुर में रोहिणी नदी पर स्थित है। उसके बाद जमनी बांध, ललितपुर में स्थित है, यह भी जमनी नदी पर। मौदहा बांध, तो मौदहा बांध हमीरपुर में बीरमा नदी पर स्थित है, याद रखिएगा मौदहा बांध। उसके बाद देख लेते हैं काठी बांध, तो काठी बांध बिजनौर में रामगंगा नदी पर स्थित है। उसके बाद हम देख लेते हैं कालागढ़, तो कालागढ़ उत्तराखंड में रामगंगा नदी पर स्थित है। उसके बाद हम आहरौरा बांध देख लेते हैं, यह मिर्ज़ापुर में गराई नदी पर स्थित है। मेजा बांध याद रख सकते हैं, मिर्ज़ापुर में स्थित है मेजा बांध, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बेलन घाटी पे या बेलन नदी पर स्थित है। चंद्रप्रभा बांध चंदौली नदी पर, चंद्रप्रभा नदी पर स्थित है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। उसके बाद अर्जुन बांध महोबा में अर्जुन नदी पर स्थित है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं देख लेते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में भारत और नेपाल के बीच पंचेश्वर परियोजना अभी ये चर्चा में है, महाकाली नदी पर स्थित है। टनकपुर परियोजना महाकाली नदी पर स्थित है। कोसी परियोजना कोसी नदी पर। शारदा परियोजना काली नदी पर। उसके बाद भारत भूटान के बीच कौन कौन परियोजनाएं हैं? संकोश परियोजना संकोश नदी में। मुखा परियोजना या चुखा परियोजना वांगचू नदी पर। ताला परियोजना ये वांगचू नदी पर, ये दोनों परियोजनाएं वांगचू नदी पर हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको कंटेंट कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे हमें आपको या आपकी उस जानकारी के बारे में पता चले, जिससे कि हमें पता चले कि आपको वीडियो पसंद है। थैंक यू, बाय।